हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स नोट्स चर्चा। तो आज हम गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था। जो गुप्त काल था उसमें जो समाज था वो जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य में जो मनुष्य था, इंसान था, उसे 4 वर्णों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसमें जातियाँ हैं। वर्ण व्यवस्था में पहले नंबर पर आते थे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रियों को माना जाता था, तीसरे वैश्य और सबसे लास्ट थे शूद्र। इन 4 वर्णों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें भेद किया जाता था, मतलब कि काफ़ी अलग थी एक दूसरे से। इन चारों वर्णों के समाज में अलग अलग काम हुआ करते थे, जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे। वर्ण व्यवस्था में जो पहला वर्ण था वो था ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का प्रथम स्थान हुआ करता था, उन्हें प्राथमिक माना जाता था। समाज में इन्हें सर्वोपरि व प्रतिष्ठित माना जाता था। समाज में उन्हें सबसे पहले रखा जाता था और प्रतिष्ठावादी भी माना जाता था। समाज में एक सम्मानित वर्ण था, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति इन्हें सम्मान दिया करता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दिया जाता था, मतलब कि जो गुप्त काल था इसमें जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें जो भूमि थी वो दान स्वरूप दी जाती थी, और जो उन्हें भूमि दी जाती थी वो प्रशासनिक अधिकारों के साथ दी जाती थी, ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भूमि हुआ करती थी उस पर उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, उन्हें कर छूट के साथ दी जाती थी वो भूमि। इनका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो धार्मिक हुआ करता, जिसमें वो वेद पढ़ते थे, यज्ञ करते थे, ये सब, और जो साहित्यिक काम हुआ करते थे। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था में जो दूसरा स्थान हुआ करता था वो क्षत्रियों का होता था। क्षत्रियों का कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रियों द्वारा गुप्त काल में अपने वर्ण के कार्य करते हुए दूसरे वर्ण के व्यवसाय को अपनाने का भी उल्लेख मिला है। मतलब कि जो क्षत्रिय होते थे गुप्त काल में वो अपने वर्ण का कार्य तो करते थे, उसके साथ साथ वे दूसरे वर्ण के व्यवसाय को अपनाने का भी कार्य करते थे, दूसरे व्यवसाय को भी करा करते थे, इसका उल्लेख मिला है। तीसरा है वैश्य। यह तीसरा वर्ण था। गुप्त काल में वैश्यों का जो प्रमुख कार्य हुआ करता था वो व्यवसाय हुआ करता था, व्यापार होता था, तथा इसके साथ कृषि भी हुआ करती थी। गुप्त काल में वैश्य को राजकीय कार्य करने का भी अधिकार था, जैसे कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने का भी उन्हें अधिकार था, और इसी के साथ सैनिक कार्य करने की भी अनुमति थी। अब सामाजिक व्यवस्था का चौथा और अंतिम वर्ण था शूद्र। गुप्तकालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें अंतिम वर्ण था शूद्र। शूद्रों का कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था, मतलब अपने से ऊपर जो तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करना था। हेन त्सुआंग, जो कि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, उन्होंने शूद्रों को कृषक वर्ग के रूप में उल्लेख किया, मतलब कि वो कहते हैं कि जो शूद्र हैं वो कृषक है। ऐसा माना जाता है कि जो शिल्पकार हुआ करते थे और सेवक हुआ करते थे वो शूद्र ही हुआ करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर एक अन्य जाति है चांडाल। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्तकालीन समाज में अस्पृश्य जाति का वर्णन किया है, जिन्हें चांडाल कहा जाता था। जो फाहियान थे उन्होंने बताया था गुप्त काल में एक अस्पृश्य जाति होती थी जिसे अछूत माना जाता था, इन्हें चांडाल कहा जाता था। ये बस्तियों के बाहर निवास करते थे, बस्तियों में निवास नहीं करते थे। इनका जो प्रमुख कार्य हुआ करता था वो शव संबंधी कार्य होता था। ये मृत व्यक्तियों को विसर्जन करते थे। अब नेक्स्ट है दास प्रथा। गुप्त काल के दौरान जो स्मृति ग्रंथ थे उनसे पता चलता है कि समाज में दास प्रथा का भी प्रचलन था। उस टाइम पे दास बनाए जाते थे। अब दास कैसे बनाए जाते थे, जैसे कि जो व्यक्ति युद्ध में बंदी बनाए गए हैं या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण नहीं चुकाया है, ऐसे लोगों को दास बनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो दास हुआ करते थे उन पर उनके स्वामियों का पूर्ण अधिकार हुआ करता था, उन पर वह नियंत्रण कर सकते थे। स्त्रियों की दशा। जो गुप्तकालीन समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इससे पता चलता है कि उस समय जो स्त्रियां थीं उन पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे। गुप्त काल में सजातीय विवाह हुआ करते थे, मतलब कि एक निम्न वर्ण की जो कन्या हुआ करती थी उसका विवाह उच्च वर्ण में किया जाता था, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ। इसे अनुलोम विवाह भी कहते थे। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि पुत्र के अभाव में जो पति की संपत्ति होती थी वो पत्नी को मिल जाती थी, इसका उसे अधिकार हुआ करता था। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है स्त्रियों के लिए। प्रथा व सती प्रथा का प्रचलन। प्रथा से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज आपके आसपास भी जो महिलाएं होती हैं वो इस प्रथा को फॉलो कर रही हैं अपने बड़ों के सामने, पुरुषों के सामने। ऐसे ही जो गुप्त काल था उस समय भी जो महिलाएं होती थी वो घर से बाहर निकलते समय या फिर पुरुषों के सामने अपने मुंह पर घूंघट डाल देती थी, जिसे प्रथा कहते हैं।
अब जो सती प्रथा है वहाँ उस टाइम पे इसका भी प्रचलन था। जो पति, इसमें क्या होता था, जो पति होता था उसकी मृत्यु के पश्चात जो पत्नी होती थी वो भी अपने प्राण त्याग कर देती थी तथा सती हो जाती थी। आई होप आपको गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था समझ आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।